देखिए ये यही स्थिति रही, देन द टाइम हैज बीन पास। आफ्टर 1947 स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? We never ever demarcated the boundary line. India was consistent. India is telling, you see, the boundary that has been demarcated between the India and China during the British era, that is the actual line of control, that is the border line between the India and China. China saying, no, we are not ready to accept it because we never ever accepted. We never ever accepted. Neither in the past, nor in the present, nor we are going to accept in the future. चाइना कहता है कि ना तो हमने भूत में इसको स्वीकार किया था, ना तो वर्तमान में कर रहे हैं, और ना भविष्य में करेंगे। अब सवाल होता है कि फिर तो आप क्या किस चीज को स्वीकार करोगे? तो नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द चाइनीज थिंकिंग। चाइना क्या सोचता है? व्हाट द चाइनीज थिंक? चाइनीज थिंग्स, यू सी, चाइनीज स्टेट इज जस्ट 100 year old. मींस दे से कि चाइनीज नेशन स्टेट इज जस्ट 100 year old. कहता है कि चीन जो है एक राष्ट्र राज्य के रूप में केवल 100 वर्ष पुराना है। बट चाइना एज ए सिविलाइजेशन, चाइना एज ए नेशन इज मोर देन 2 millennium, मीन्स 1 millennium is equal to 2000 years पुराना है। दैट इज दे कंसीडर इज फ्रॉम द हान डायनेस्टी। वो कहता है कि भाई हान डायनेस्टी जो है वहां से चीन की है, और चीन का जो भी लैंड था जिसको मिडिल किंगडम के रूप में हम देखते हैं, उसको कहता है कि हमारा भाग है और हम उसी चीज को मानते हैं। देन चाइना आल्सो नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द वेस्ट इंडियन मॉडल ऑफ सिस्टम। हम वेस्ट इंडियन मॉडल ऑफ सिस्टम क्या करते हैं? जिसमें सॉवरेनिटी को प्रायोरिटी बनाया जाता है, प्राइम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रायोरिटी बनाया जाता है। तो वहां कहते हैं कि सॉवरेनिटी, लेकिन सॉवरेनिटी में जैसे हमारे यहाँ पॉपुलर सॉवरेनिटी, जनता क्या सोचती है, उनके यहाँ पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात नहीं होती है। उनके यहाँ कहता है कि स्टेट लीडर, जो इंपेरर है, जो नेता है, जो लीडर है, वो जो है राज्य को पॉपुलर मैंडेट से नहीं चलाएगा, बल्कि इससे चलाएगा कि क्या राज्य के बेनिफिट में है। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि देयर कन्फ्यूशियस आइडियोलॉजी इज, यू सी, स्टेट इज फैमिली रिट लार्ज। मतलब वो मानते हैं कि राज्य जो है वो परिवार का ही बृहद रूप है, और जो नेता होता है, जो मुखिया होता है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वह परिवार का मुखिया होता है। इसलिए he has to think about whole nation rather than think about what the majority thinks. But in India, it's just the opposite. We consider, you see, state is for the welfare of all. State is for the well-being of all. Means, and third, the state should अंडर द पॉपुलर सॉवरेनिटी। जो लीडर होगा, जो नेता होगा, जो उसको जनता की बात माननी पड़ेगी और जनता के कल्याण के लिए ही उसको कार्य करना पड़ेगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमारी जो है, हम वेस्टर्न नोशन से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, और चीन जो है वो कहता है कि नो, आवर अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग। अब जहां ये बात आ जाती है कि अब आप डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री को कैसे मानेंगे? अब वो कहता है कि नो, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। क्यों नहीं एक्सेप्ट करता हूं? क्योंकि वी कंसीडर, द चाइनीज कहता है कि वी कंसीडर द 1842 टू 1949, 1842 से लेकर 1949 तक का जो समय है, दैट इज द एरा ऑफ ह्यूमिलेशन, द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन फॉर द चाइना। वो कहता है कि वो हमारे लिए ह्यूमिलेशन का एरा था, हमारे लिए शोषण का एरा था, और हमारे जितने भी दुनिया के महत्वपूर्ण शक्तियां थी, उसने चीन को अपनी अपनी ताकत के आधार पर जबरदस्ती बाउंड्री से लेकर चीन के आंतरिक से लेकर बाह्य सत्ता तक में दखलंदाजी किया। सो देयरफॉर वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी डिसीजन दैट हैड बीन इम्पोज्ड ऑन चाइना ड्यूरिंग दीज इयर्स, बिकॉज वी कंसीडर दिस इज द एरा ऑफ ह्यूमिलेशन। अब जो तो कहता कि देन कहता कि 1848 1842 टू 1949, यदि वो कहता है कि इट वाज द एरा ऑफ ह्यूमिलेशन, तो फिर वो मानता कैसे नेशंस रीबर्थ? देन ही स्टार्टेड कंसीडरिंग टू सी nations rebirth when China emerged as another time, means after 1950 China emerged as a
nation and took another birth. It was the rebirth of the China. So the Chinese communists considered it was the rebirth. So we are not going to accept all the decision that was taken during the previous birth and during the birth when I was the enslaved. मतलब उनका ये कहना है कि जब मैं गुलाम था, जिस समय 100 साल तक आप लोगों ने जो गुलाम बना के हमें रखा, उस दौरान यदि आपने हम पर किसी तरह की बातों को रखी तो उस बात को हम नहीं स्वीकार करने जा रहे हैं। हम उसी बात को स्वीकार करेंगे जो हमारा रिबर्थ होता है, मतलब 1950 के बाद जो पीएलए पीपुल्स कम्युनिस्ट पार्टी या पीपुल्स रिपब्लिक चाइना का जो रिबर्थ होता है और जो रिसर्जेंस, वो रिसर्जेंस मानते हैं कि 1978 के बाद उनका रिसर्जेंस होता है, इकोनॉमिक रिसर्जेंस जो होता है, और डेंग जियाओपोंग के बाद जो वो एक आप देखते हैं कि चाइना असर्टिंग इटसेल्फ एज ए ग्रेट पावर, तो कहता है कि हम वहीं से अपने आप को मानेंगे और उसी बात को हम मानेंगे कि हमारा किस देश के साथ किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। नाउ इंडिया इज टेलिंग, you see, 1914 Simla Conference, 1865 William Johnson, 1896 General Edgar, they said to India, see, these all lines has been demarcated. Why you are not accepting it now? Chinese say कि I already told you in the principle I can't, मैं कर नहीं सकता इसको, because it was at that time the Manchu dynasty, it was enslaved by the foreign powers, by the imperialist powers. And तुम भारत क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हो कि तुमको भी गुलाम बना कर रखा गया था और तुम उन ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो बातें कही गई, जो अधिकार तुम पर थोपे गए, तुम उसको लेकर हमसे लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो? क्या लड़ने की आवश्यकता है? लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स वी डिसाइड, लेट्स वी नेगोशिएट। व्हाई वी आर फाइटिंग इट? व्हाई यू कंसीडर चाइना एज एनिमी नेशन? व्हाई यू थिंक China is imperialist and expansionist nation? Our motive is not like you. Your motive is you want to be a leader of the world. I never want to be a leader of the world. मैंने कभी क्लेम ही नहीं किया कि मैं विश्व का नेता बनना चाहता हूं। तुम कह रहे हो कि हमको विश्व का नेता बनना है, विश्व का गुरु बनना है, तुम बनो। मुझे नहीं बनना है विश्व का नेता, मुझे विश्व का गुरु नहीं बनना है। I am happy if I modernize my people, I strong my economy. If my people would get all kind of life what the Western people are getting, I will feel more happy. India कहता है, you see, the way you trying to reinterpret the whole history, that can't be implemented in the practical manners. It's a whole the utopian notion. Because see, after 1648 and after the First World War and the Second World War, number of the new nation state has been emerged. Number of demarcation and redemarcation of the boundary has been occurred. In such interpretation, then I can also claim Pakistan is the integral part of the India. Afghanistan is the integral part of the India. Bangladesh is the integral part of the India. Even Tibet was very much part of the India. And Myanmar is also the part of the India. Could it possible to claim like that? China says, you see, okay, you have your argument, I have my own argument. Let's we decide and sit together and we can deal it. Now, how we can deal it? People every time accusing the Pandit Nehru. You see, Pandit Nehru did a big blunder. He would not compromise on the issue of Tibet. He would not compromise on the issue of Aksai Chin. He would not have given to the Pakistan occupied Kashmir to the Pakistan. He would not have left out to the Gilgit-Baltistan. लोगों का कहना कि पंडित नेहरू ने बड़ा ही आतंक फैलाया, उनको तिब्बत को नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको अक्साई चीन को नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको गिलगित-बल्तिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर जैसे हैदराबाद को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, सरदार पटेल के माध्यम से जूनागढ़ को लिया, मणिपुर को बनाया भारत का अंग, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को बना देते। बड़ा गलत हुआ। Now see bit historical facts, what is the truth and what is the myth in India. See, there are two concepts in the political science. One is called suzerainty, another is called sovereignty. Suzerainty and sovereignty. Suzerainty means
de facto, you have a de facto rights. And sovereignty means you have a de jure, but legally you have a right. Even during the British India time on Tibet, that is right now the present Tibet where there is a crisis, and we consider that if Tibet would have a buffer zone, we would not have faced this kind of problem. यदि तिब्बत को बफर जोन बना दिया जाता तो शायद हमें ये प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता जो आज चीन के साथ झेलना पड़ रहा है. तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में भी तिब्बत पर चीन का जो सोवरेनिटी राइट था उसको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्सेप्ट करती थी. इसीलिए 1950s में जब चाइना ने तिब्बत पर एनेक्सेशन किया तो उस समय जो दलाई लामा जो अभी फ्यूगिटिव बन के धर्मशाला में बैठे हुए हैं उन्होंने 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया था. एंड दे एक्सेप्टेड दैट द चाइना तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना. बट व्हाट इज द डिफरेंस? द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनोमस रीजन, द ऑटोनॉमी ऑफ द तिब्बत. And here the British India has also sovereignty right over the Tibet, means on the trade and other issues. अब उसके बाद ऐसा नहीं था कि जब एनेक्सेशन हुआ तो पंडित नेहरू ने अपने ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री या जो उनके जो अंतरराष्ट्रीय मित्र थे उनसे बात नहीं की. बट दे ऑल एडवाइज दैट यू कांट स्टॉप चाइना टू एनेक्स द तिब्बत एंड टू बिकम ए पार्ट ऑफ. Then the years passed by and India and China signed a treaty in the 1954 about the Panchsheel and the Bandung Conference. Then suddenly in 1956 China started constructing the road in the Aksai Chin area. And that time technology was not so enriched. Information was not within a finger points. So in 1958, the first time when the Chinese published the map, India knew that Chinese constructed the G219, that is known as the highway that linked the Xinjiang, now Xinjiang to Tibet, a road of almost 200 kilometers. India opposed, vehemently opposed. And Nehru started patrolling and the forward policy, you know, people also accuse the Nehru कि भाई नेहरू का जो forward policy था वही भारत के हार का कारण बना. It's not the China who invaded, it's India who invaded the China. और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1958 से लेकर 1960 तक बड़ा ही लगातार लड़ाई चलते रहा भारत और चीन के बीच में. लेटर्स चलते रहे, पेट्रोलिंग पार्टी को लेकर मामला बढ़ते रहा. और 1961 में आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो चाइना आज की डेट में इकोनॉमिक जाइंट है, their growth rate was -27%. -27%. Could you imagine कि 1961 में जिस चीन का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जीडीपी -100 था तो -27% था. They defeated the India in the war in the 1962. It was not that Nehru was not prepared. Nehru was quite prepared. India was aware about it. Like today, we all knowing that from 2013 to 2013, if you believe the scholars of the IDSA, they say that the Chinese incurred more than 1200 times in 2013 itself. But Chinese never ever accepted that they incurred in the Indian side. Because boundary was never ever demarcated. उनका कहना है कि भाई बाउंड्री जब डिमार्केटेड है ही नहीं और केवल इस आधार पर बाउंड्री बना कि भाई इस पहाड़ पर ये झरना है, ये वाटर शेड है, ये वाटरफॉल है, ये आपका हुआ, ये हमारा हुआ, और उसके बाद ज्योग्राफिकल चीजें कई सारी चेंजेस हुई, तो आप कैसे कह सकते कि ये हमारा है, ये हमारा है? अभी जो लड़ाई हो रही है, अभी जो स्थिति है, that is about the patrolling point 14 and finger 4 to finger 8. अब ये finger 4 to finger 8 क्या है? It's the eastern Ladakh part. This is the Gablan Valley.
And this Galwan Valley is basically about, you see, the Chinese has already constructed the road and all infrastructure till the finger 8. And finger 8 to finger 4, the China and India jointly patrolled. Never they stopped. Now India also wanted to construct the road. India also wanted to build up the road, build up the infrastructure. And here the China had a problem. China is telling you, no, you can't. You already constructed till finger 4. Now you could not construct till finger 4 because this is the joint area, this is the gray area. And you can't construct. India is telling, if you constructed till finger 8, that was also the gray area, then why I can't? यदि तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं करूंगा? चाइना कहता है कि नहीं, देखो